हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नीरज कुमार पांडे, फैकल्टी ऑफ नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी भोपाल ब्रांच। आज हम 2021 की प्रारंभिक परीक्षा एमपीपीएससी में आने वाले संविधान पार्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और संविधान में भी एक भाग है, भाग 3, जो मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अभी देखा गया है कि लिस्ट से क्वेश्चन आ गए थे। अपन ने देखा था स्टेट लिस्ट है ना, जो यूनियन लिस्ट है, उससे भी क्वेश्चन बना दिए गए थे। उस लिस्ट के अंदर तक से क्वेश्चन निकल आए थे कि उसमें कौन से नंबर पे चीजों को लेके, तो कृषि से क्वेश्चन बना था। तो टफ भी बन सकते हैं, क्योंकि इस बार देखा गया है, पहले तो ज्यादातर अपन ने देखा था कि क्वेश्चन बहुत ही सीधे सीधे पूछे जाते थे। आइए मूल अधिकारों से संबंधित क्या चीजें आ सकती हैं उसे हम आज देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स पर अपन चर्चा करेंगे। पहली बात तो मूल अधिकार होते क्या है। यदि आपसे पूछा जाए कि संविधान में मूल अधिकारों की व्याख्या किस प्रकार की गई है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को केवल विशेष अधिकार शब्द कह के संबोधित किया गया है। मूल अधिकारों की कोई भी परिभाषा हमारे संविधान में नहीं दी गई है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 से संबंधित है और यहाँ पर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है ये आर्टिकल्स इसके अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकारों को हमारे संविधान में जोड़ने का सुझाव किसने दिया था, ये भी एक अच्छा प्रश्न है कि संविधान में शामिल करने के लिए किसने कहा था। तो एक व्यक्ति का नाम आता है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू है ना। मौलिक अधिकारों की मांग पहले भी हुई है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज बिल में भी पहली बार इसकी मांग की गई थी, है ना। और देखा जाए तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी मांग उठाई थी, ब्रिटेन में जाकर के। और कांग्रेस के कई अधिवेशनों में, जैसे 1927 के मद्रास अधिवेशन में, जो कि एम.एन. रॉय की अध्यक्षता में हुआ था, वहां भी इसकी मांग उठी थी। पर अपने को जो है क्वेश्चन यहाँ पर देखना है कि संविधान में जो है किसने सुझाव दिया था, संविधान सभा में किसने सुझाव दिया था कि अपने संविधान में इसे जोड़ा जाए। तो इनका नाम है तेज बहादुर सप्रू, है ना। पहली बार फंडामेंटल राइट्स कहाँ आए थे, तो फंडामेंटल राइट्स का जन्मदाता देश कौन सा है, तो ये है ब्रिटेन, है ना। 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉन ने पहली बार मूल अधिकारों के संबंध में एक मैग्ना कार्टा अधिकार पर जारी किया था। ठीक है, ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं। और आइए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्टिकल 12 में क्या डिस्क्राइब किया गया है, क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। मूल अधिकारों के संबंध में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। राज्य क्या है, मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जहां भी राज्य यानी स्टेट वर्ड आएगा, वहां पर हमें क्या मीनिंग निकालनी है। स्टेट में हम किसे जो है याद करेंगे भी कौन है स्टेट। तो स्टेट के अंतर्गत 4 को शामिल किया गया है बेसिकली। एक तो है संसद और केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य का विधानमंडल और राज्य की सरकार, तीसरा है स्थानीय प्राधिकारी और चौथा एक वर्ड यूज किया गया है संविधान में, अन्य प्राधिकारी। तो संसद के बारे में तो हम जानते ही हैं, केंद्र सरकार, और ये चारों वर्ड्स हमें पता है। हम इसे भी जानते हैं कि संविधान में जिस भी चीज की डेफिनेशन नहीं दी गई है, जिस भी चीज की व्याख्या या इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि आप बताएं कि उस शब्द का अर्थ क्या है। जहां भी ऐसे टफ वर्ड यूज हुए हैं संविधान में, उसका इंटरप्रिटेशन करने का राइट्स जो है सर्वोच्च न्यायालय का है। इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने प्राधिकारी शब्द को और इंटरप्रेट किया। सामान्यतः हमारे संविधान में प्राधिकारी शब्द को बताया गया है कि कोई व्यक्ति या संस्था, चाहे कोई इंडिविजुअल हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई व्यक्ति या संस्था जिसे कोई आदेश, विधि, उपविधि
आदि बनाने का जो है या जारी करने का जिसे अधिकार हो उसे कहा जाता है प्राधिकारी। इसका एक सामान्य अर्थ भी है प्रशासनिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति प्राधिकारी। प्रा से प्रशासन वर्ड हो जाता है, अधिकारी प्राधिकारी। प्रशासनिक अधिकार प्राप्त या तो वो व्यक्ति होगा जैसे कलेक्टर कमिश्नर, या तो वो संस्था होगी जैसे ग्राम पंचायत नगर निगम, जितने भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनके बारे में है। स्थानीय प्राधिकारी, जब हम प्राधिकारी वर्ड में स्थानीय वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका विशेष मतलब हो जाता है जैसे ग्राम पंचायत है लोकल लेवल पे, नगर निगम नगर पालिका, तीनों इस तरह आपको पता होंगे। और इसी प्रकार से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं एक जिले में, आप वहां जाइए उस संस्था में, जैसे पीडब्ल्यूडी का है, पुलिस विभाग है, एमपीपी है ना, ऐसे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो सब क्या होंगे स्थानीय प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी में हम किसे शामिल करते हैं, इंडिविजुअल्स आते हैं जैसे कलेक्टर साहब हैं, पता चला ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब स्कूल्स बंद करने हैं, सुबह स्कूल अब नहीं चल पाएंगे, बच्चों को नहीं आना है। कलेक्टर साहब ने क्या किया कि भैया एक हफ्ते का मॉर्निंग में बता दिया कि अभी सुबह से स्कूल नहीं लगे, एक हफ्ते की स्कूल की छुट्टी है। जब कलेक्टर साहब ने ऐसा आदेश जारी किया कि एक हफ्ते की छुट्टी है, तो ये आदेश जो है राज्य ने जारी किया, ये कलेक्टर ने नहीं, ये राज्य ने जारी किया, ठीक है। और इसी तरह से हर वो व्यक्ति जिसका आदेश प्रभावी हो, है ना, कलेक्टर कमिश्नर एसपी, विश्वविद्यालय ने कहा कि ये ड्रेस लगेगा, ये ड्रेस पहन करके ही आना है कॉलेज में, तो वहां पर विश्वविद्यालय क्या है, राज्य है। अच्छा, अब इस राज्य में ये जो स्थानीय अन्य प्राधिकारी में किसे किसे शामिल करें, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, और किसे शामिल नहीं करें, तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। तो राज्य ने बहुत सारे, न्यायालय ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे बहुत सारी संस्थाओं का नाम लिया कि कौन कौन राज्य है, किसे किसे राज्य मानेंगे और किसे नहीं मानेंगे। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट में जब अन्य अधिकारियों की भर्ती करता है, छोटे मोटे क्लर्कियल स्टाफ होते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर टाइप के स्टाफ होते हैं, जब उनकी नियुक्ति करता है तब वहां पर वो राज्य है। लेकिन सामान्यतः न्यायालय राज्य में नहीं आता, लेकिन जब वहां पर सीजे चीफ जस्टिस ऐसा अपॉइंटमेंट करता है तो वो राज्य में एक्टिंग एज अ राज्य एक्टिंग कर रहा होता है। तो ऐसे बहुत सारी जो है लिस्ट है, उस पर कभी हम फिर से चर्चा करेंगे जब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी हम ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या है आर्टिकल 12 और फंडामेंटल राइट्स भी अभी रहेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 देख लेते हैं। यहां पर देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 12 के संबंध में इनमें से क्या एक सही है या क्या नहीं। हो सकता है यूपीएससी के पैटर्न में वो 4 लाइनें आपको बड़े बड़े ऑप्शन दे दें कि यहाँ पर राज्य में संसद को शामिल करते हैं कि फलाने को शामिल करते हैं, ठीक है। या यहाँ पर आपसे बना दे, अगर वो ऐसा क्वेश्चन कर दे आपसे कि क्या कोई प्राइवेट व्यक्ति भी राज्य है, हो सकता है ना, उसने बोल दिया संसद, उसने कह दिया राज्य की विधानसभा, कह दिया केंद्र सरकार, और एक पॉइंट आ गया प्राइवेट व्यक्ति। तो प्राइवेट व्यक्ति जो है उस सेंस में तो राज्य नहीं हुआ, पर गवर्नमेंट अथॉराइज्ड प्राइवेट व्यक्ति जो है या प्राइवेट संस्था राज्य हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। राज्य कौन है, जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जब सड़क बना रहा होता है तो वो वहां पर एज अ राज्य एक्ट करेगा, ठीक है ना। उसने सड़क पर जो है बोर्ड लगा दिया है कि आप इस रोड से नहीं जा सकते, है ना, तो उस रोड से आप अब नहीं जा सकते, आपके फंडामेंटल राइट्स का जो हनन हो रहा है अब वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है, वो राज्य कर रहा है कि वो सड़क बन रही है, अभी आप वहां से नहीं गुजर सकते। उस टाइम पे आप ये अगर वहां पर एक याचिका लगाएंगे, उस कॉन्ट्रैक्टर से लड़ेंगे, तो आप एक्चुअल में राज्य से लड़ रहे होंगे, भले ही राज्य प्राइवेट व्यक्ति है। तो प्राइवेट कोई एनजीओ हो, कोई व्यक्ति हो, जो भी गवर्नमेंट से अथॉराइज हो जाएगा और गवर्नमेंट की किसी योजना, किसी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहा होगा, उस वक्त तो एज अ राज्य एक्टिंग करेगा, ठीक है। आर्टिकल 13 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 13 में कहा गया है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, असंगत विधियां, देखिए नाम से ही दिख जाता है असंगत, जो चीजें मेल नहीं खा रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, असंगत जो हमारे मूल अधिकार हैं, है ना। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 30 तक जो हमारे मूल अधिकार बताए गए हैं, इन मूल अधिकारों के अपोज में यदि कोई विधि है, उसके सेंस में बात की गई। यहाँ पर आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियों की जांच कौन करेगा, तो कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। इसीलिए कहा जाता है कि आर्टिकल 13 जो है वो मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का सजग प्रहरी है, इसके लिए भी कहा जाता है। और एक वर्ड यूज होता है कि सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है,
या आप बोल दीजिए आर्टिकल 13 सब्जेक्ट रह रही है, क्योंकि आर्टिकल 13 में सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को एक शक्ति दी गई है न्यायिक पुनरावलोकन की, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू की पावर दी गई है। और इसी जुडिशियल रिव्यू पावर के तहत कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को छीन रहा है या कम कर रहा है, उसकी जांच करने का राइट्स आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को है। ठीक है, दोनों को ही राइट्स है, बल्कि हाई कोर्ट को ज्यादा ही राइट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को ज्यादा दी गई। ये तो केवल फंडामेंटल राइट्स पर ही देख पाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में भी देख लेता है। आर्टिकल 13 में 4 सब क्लॉज आते हैं। हो सकता है टफ क्वेश्चन बने तो आपसे उनके सब क्लॉज भी पूछ ले। जैसे 13 का जो आर्टिकल 13 का पहला है 13 ब्रैकेट 1, उसमें कहा गया है पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की गई है। यानी संविधान के निर्माण से पहले के ऐसे कानून जो कि मूल अधिकारों से असंगत हैं या मूल अधिकारों का हनन करते हैं, उनके संबंध में बात की गई और कहा गया है कि ऐसे सभी कानून, संविधान निर्मित होने से पहले के ऐसे सभी कानून, जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ऐसे सभी कानून जो कि अब संविधान लागू होने के बाद मूल अधिकारों का हनन करते हैं, वो और उनकी वो बातें जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हैं, वो क्या हो जाएंगी, शून्य घोषित कर दी जाएंगी या अप्रभावी हो जाएंगी, अप्रभावी, डीएक्टिवेट, निष्क्रिय हो जाएंगी, लेकिन समाप्त नहीं होंगी। ये वर्ड यहां पर अलग मतलब इसका, समाप्त नहीं होंगी। अप्रभावी होना और समाप्त होने में अंतर है। जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से 1948, 1945, 1946 तक ट्रीटमेंट किया गया हुआ और वो वैलिड था, वैध था। लेकिन 1950 के बाद उसमें यदि कोई ऐसी बात रही हो जो कि मूल अधिकारों के अपोज में हो, अब वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे। कब से? 1950 के बाद से अप्रभावी हो जाएंगी। और समाप्त क्यों नहीं होंगी? कह रहा है समाप्त नहीं होंगी, इसलिए नहीं होंगी कि कल यदि हम सर्वोच्च न्यायालय जा करके और 1948 की किसी बात को आज हम वहां पर याचिका में लगा दें कि 1948 में ये घटना गलत घटी, ये गलत हुआ था उस वक्त, तब जब सर्वोच्च न्यायालय 1948 की उस घटना को देखेगा, तब 1935 की वो बातें जो कि अभी अप्रभावी हैं, जैसे आज के टाइम पे, वो फिर से जीवित हो जाएंगे और उन्हीं क्लॉज के अकॉर्डिंग देखेगा, क्योंकि विधि का शासन होता है, रूल ऑफ लॉ है। जो रूल बना है 1935 का, जो 1935 का रूल बना है, उसी के तहत से वो ट्रीट करेगा, अलग से नहीं। तो ऐसी फिर से कानून उस आज ही बैड डेट के लिए जीवित हो जाएंगे। यानी कि इसलिए एक वर्ड यूज हुआ है कि ये जो कानून होते हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते, भूतलक्षी नहीं होते, याद रखो, भूतलक्षी नहीं होते। यानी बैक डेट में जाकर के कानून समाप्त नहीं हो रहा है, कानून 1950 से समाप्त हो रहा है। 1935 से 1950 15 साल तक वो कानून जिंदा था। इसी तरह से एक आर्टिकल है 13 का ब्रैकेट 2, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधानेतर विधियां, यानी संविधान बन जाने के बाद बनने वाले कानून। इसमें कहा गया है संसद को कि संसद, वैसे संसद वर्ड यूज नहीं करेंगे, राज्य वर्ड यूज करेंगे। आर्टिकल 13 ब्रैकेट 2 में कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो या मूल अधिकारों को कम करती हो। यदि कम करती होगी तो उल्लंघन की सीमा तक उसे शून्य कर दिया जाएगा। उल्लंघन की सीमा तक का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई कानून बन रहा है, उसमें 20 बातें हैं, 20 पॉइंट्स हैं उसमें, उस कानून में। उस 20 पॉइंट्स में से 5 उसके पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मूल अधिकारों को कहीं ना कहीं दबाने की बात करते हैं, लेकिन 15 पॉइंट्स उसके ऐसे हैं जो कि ठीक ठाक हैं, मूल अधिकारों को दबा नहीं रहे, उन्हें कम नहीं कर रहे हैं, ठीक, उन्हें छीन नहीं रहे हैं। तो इन 5 बातों को इनवैलिड कर दिया जाएगा, लेकिन इन 15 को रनिंग में रखा जाएगा। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जब न्यायिक पुनरावलोकन के तहत ऐसे कानून की जांच कर रहा होगा तो वो कानून को वैलिड और इनवैलिड 2 हिस्सों में बांट लेगा। ये 2 हिस्सों में बांटने के लिए एक वर्ड यूज होता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब ये जो सारे वर्ड हैं ये हमारे संविधान में नहीं लिखे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये वर्ड हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया।
न्यायालय ने जब इंटरप्रेट किया तो ये बात बताई कि जैसे संसद ने कोई कानून बनाया, उसकी कुछ बातें हैं जो कि मूल अधिकारों से असंगत हैं, इनवैलिड है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि वैलिड है, मूल अधिकारों को नहीं छीनती। तो वैलिड और इनवैलिड दो भागों में उसे बांट लेगा और इनवैलिड वाले हिस्से को खत्म कर देगा। और इसलिए कह रहे हैं उल्लंघन की सीमा तक। देखिए ये 5 बातें क्या हुई, उल्लंघन की सीमा, इसको सेपरेट कर दिया और इसको चलने देंगे, इसे हटा देंगे। लेकिन यदि ये 5 बातें पूरी तरह से, या ऐसा कह लीजिए कि ये 15 बातें पूरी तरह से इन्हीं 5 बिंदुओं पर निर्भर हों, यानी इन्हें इनवैलिड कर देने पर इनका कोई महत्व ही ना रह जाए, तो फिर उस पूरे कानून को ही सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वाला आर्टिकल 13(2) जो है ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव है, रेस्ट्रोस्पेक्टिव है, भूतलक्षी है, यानी बैक डेट से जाकर के जिस दिन कानून लागू हुआ था उसी दिन से कानून को रद्द किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 13(1) में ऐसा नहीं है। 1935 के भारत शासन अधिनियम को 1935 से ही समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे आज 3 तलाक का कानून बना है और अभी लागू है, कल यदि हम मान लेते हैं कि आर्टिकल 25 को फॉलो करते हुए कोई मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसा संगठन उस समुदाय का इसे चैलेंज करे कि भाई हम तो आर्टिकल 25 के तहत अपने मूल अधिकारों का आचरण कर रहे हैं जब हम 3 तलाक देते हैं, हमारे ऐसी तरह से चलता है, और कल यदि ऐसा लग जाए सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को कि हाँ ये तो गलत है, तो फिर वो 3 तलाक का कानून उस डेट से ही, बैक डेट से जाकर के रद्द कर दिया जाएगा। 2022 अभी चल रहा है, हो सकता है वो 2019-20 से ही रद्द कर दिया जाए। ठीक है, तो ये रेस्ट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, लेकिन 13(1) नहीं। 13(1) में एक बात और है, इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स वाला वर्ड एक यूज किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इसको भी आप देख लेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, इक्लिप्स का मतलब ये हुआ कि हमने 13(1) में देखा था कि मूल अधिकारों की छाया 1950 में किसमें पड़ जाती है, उन पुरानी विधियों में जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हैं। जैसे 1935 का भारत शासन अधिनियम चला आ रहा था, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को मूल अधिकार अस्तित्व में आए, उनकी छाया, इक्लिप्स मोड होता है, उसकी छाया किस पर पड़ गई, 1935 के अधिनियम के उन क्लॉज पर जो कि मूल अधिकारों को छीन रहे थे या कम कर रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत दे दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। ये सारे ही वर्ड संविधान में उपयोग नहीं किए गए हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अंतर्गत आएंगे, इन्हें आप किसी आर्टिकल्स में मत देख लेना। ठीक है, ये तो अपन समझने के लिए देख रहे हैं। इसी तरह से एक आर्टिकल है 13(3), इसमें क्या बताया गया है, 13(3) में विधि की व्याख्या है। जैसे हमने आर्टिकल 12 में देखा कि राज्य क्या है, उसी तरह से आर्टिकल 13(3) जो है वो बताता है कि विधि क्या है, किसे किसे विधि मानेंगे। जब हम वर्ड बोलते हैं ना विधि यानी लॉ, तो लॉ है क्या, किसे लॉ माना जाए। जैसे राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया तो क्या लॉ है, हाँ है। तो ऐसे ही बहुत सारे, किसी सरकार ने कोई आदेश जारी किया, जैसे देखिए कोरोना में अभी ताजा एक दिन मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि बस 24 तारीख से या 22 तारीख से जो है देश बंद। तो क्या था, वो एक आदेश था, और वो आदेश भी क्या था, विधि जैसा था, कानूनी प्रभाव रखा, देश बंद हो गया पूरा, है ना। और हमारे किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं हुआ, हम जा भी नहीं सकते थे, है ना, हम चैलेंज भी नहीं कर पाए कि कैसे बंद कर दिया, आजीविका छीन गई लोगों की, है ना। तो विधि में क्या क्या रखेंगे, तो उसकी लिस्ट बताई गई है। इसमें बोला गया है कि विधि शब्द के अंतर्गत कोई आदेश गवर्नमेंट का, अध्यादेश पढ़ते हैं आप, राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं, कोई अधिनियम, जितने भी एक्ट बनते हैं, संसद से कानून बनते हैं, कोई नियम, कोई उपनियम, कोई विनियम, कोई परिनियम, इन शब्दों को भी मतलब होता है नियम, उपनियम, विनियम, परिनियम, ये संस्था के नीचे वाले अधिकारी बनाते जाते हैं। कोई रूढ़ी या प्रथा, कोई रूढ़ी या प्रथा यानी कोई कस्टम्स जो कानूनी प्रभाव रखते हो, जो कानूनी प्रभाव रखते हो। रूढ़ी और प्रथा में हम देख सकते हैं, रूढ़ी और प्रथा भी क्या विधि है मूल अधिकार के संबंध में, तो हाँ है। जैसे कि दक्षिण भारत में अयप्पा स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर आपने सुना होगा, वहां पर महिलाओं का जाना वर्जित था, है ना, वहां पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी। ये एक रूढ़ी थी, एक कस्टम था, लेकिन क्या कानूनी प्रभाव रखता था, तो हाँ, कोई भी महिला नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती, है ना। और वहां पर अगर ऐसा किया जाता तो उसके लिए दंड भी था। तो न्यायालय ने इसे कैसे लिया, एज अ विधि लिया, एज अ लॉ लिया, और इस प्रथा को समाप्त कर दिया।
इसी तरह आपने घटना सुनी होगी सन्नी सिंगापुर मंदिर वाले, वहां भी महिलाओं के प्रवेश को लेकर के ऐसी बातें चली थी और वहां भी न्यायालय ने एक्टिव होकर के अपनी न्यायिक सक्रियता का पालन करते हुए जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए वहां पर उन्होंने दिखाया कि हम हैं, हम गए नहीं हैं। आर्टिकल 13(4) यहाँ पर अब एक फिर से प्रश्न आता है, ये आर्टिकल 13(3) तक ही था मूल संविधान में, आर्टिकल 13(4) ऐड हुआ है। 24वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में और उसके तहत 13(4) जोड़ा गया। हमारे मूल संविधान में केवल आर्टिकल 13(1) से 3 तक की ही बातें थी। और ये क्यों जुड़ा? आपने सुना होगा एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात चलती कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी, लेकिन जब न्यायालय ने व्याख्या करी तो उसे समझ में आया कि नहीं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहां पर एक प्रश्न आता है कि विधि में ये जो लिस्ट लगी हुई है कि यह विधि में क्या क्या माने, आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, तो क्वेश्चन किया गया कि क्या संविधान संशोधन शब्द भी इसी लिस्ट में कहीं आता है? यानी संविधान संशोधन से जो विधि बनेगी तो क्या उसे भी न्यायालय ऐसे ही विधि मान करके कल को असंवैधानिक कर देगा? जैसे भी देखिए एनजेसी, नेशनल जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट कमेटी बनी थी 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उस 99 संविधान संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने इनवैलिड करार कर दिया। यानी संविधान संशोधन को ही इनवैलिड कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि उसने क्या माना, इसे विधि के अंतर्गत माना, लेकिन यहाँ पर लिस्ट में तो नहीं लिखा है ना, सामान्य अधिनियम लिखा है। इसी पर एक प्रश्न चर्चा पे आया था, शंकरी प्रसाद वाद में सबसे पहले ये प्रश्न आया था न्यायालय के सामने कि क्या संविधान संशोधन की विधि भी इसी लिस्ट में काउंट की जाएगी और आप उसे इसी तरह नॉर्मल विधि मानेंगे? तो पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नहीं, और भी इसी तरह के अन्य बातों में उसने मना किया। लेकिन गोलकनाथ के बाद में जब फिर से यही प्रश्न किया गया तो उसने कहा कि हाँ, हम 13(3) के अर्थों में ही संविधान संशोधन को भी विधि में ही रखेंगे। अब इस बात से संसद नाराज हो गई और संसद ने, देखिए 1967 की बात थी और 1971 में संसद ने क्या कर दिया कि आप कोई क्वेश्चन ना पूछे, उसने एक नया संविधान संशोधन करके आर्टिकल 13(4) जोड़ दिया और साफ लिख दिया यहाँ पर 13(4) में कि संविधान संशोधन की विधि आर्टिकल 13(3) के अर्थों में विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती। संविधान संशोधन की विधि आर्टिकल 13(3) के अर्थों में विधि शब्द की इस लिस्ट में नहीं आती, ऐसा संसद नहीं कहती। अब न्यायालय के पास एक ऑप्शन था कि या तो वो इसे इनवैलिड करार कर देता, तो फिर केशवानंद जी महाराज ने बोला कि देखो आपने तो कहा था गोलकनाथ वाले में कि हाँ हम तो मानते हैं, पर संसद तो कह रही हम नहीं मानते, उन्होंने तो साफ लिख दिया। तो केशवानंद वाले केस में पूछा गया कि आपकी क्या राय है सर्वोच्च न्यायालय, आप क्या कहते हैं 13(4) के बारे में? तब केशवानंद भारती वाले वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, संसद ने ठीक किया, संविधान संशोधन की विधि इस 13(3) की लिस्ट की विधि के अंतर्गत नहीं आ सकती। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को बदला जा सकता था। तो देखिए बदल दिया गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। पहले हमारे पास 7 प्रकार के मूल अधिकार थे, ठीक है, और जैसे ही 71 में ये क्लॉज जोड़ा गया, उसके बाद 78 में देखिए 7 से 8 साल बाद संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया संविधान संशोधन करके, और वो इनवैलिड नहीं था। क्यों? क्योंकि केशवानंद वाले केस में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ संविधान संशोधन इस 13(3) की लिस्ट में नहीं आता। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों में परिवर्तन संसद द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। और अब हम इस पर और भी आर्टिकल 14 वगैरह हैं, उन्हें भी देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धीरे धीरे और भी क्लॉजेस बनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।